हमारी कल मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एक सभा अटेंड करते हैं। बोलते हैं ना, लाचार मुख्यमंत्री की लाचार सभा थी वो। बहुत बड़े भाषण दिए गए और उस पे ना ही किसानों की बात की गई, ना ही बेरोजगारी पे बात की गई। और जो लोड शेडिंग पूरे महाराष्ट्र में हर गांव में, हर गली में, हर जगह पे लोड शेडिंग बहुत बड़े प्रॉब्लम, संकट में पूरा महाराष्ट्र है। ये खुद डिपार्टमेंट बोलता है, खुद मंत्री बोलते हैं ना। उस पे एक शब्द और एक टिप्पणी की गई। सिर्फ दूसरों के ऊपर बोलने के लिए वो सभा ली गई थी। 2.5 साल डिस्ट्रिक्ट में गए ना, मंत्रालय 2.5 साल मुख्यमंत्री कार्यालय में तो गए नहीं। एक दौरा उनके सुपुत्र ने कल बोला कि मुख्यमंत्री विदर्भ में गए, मराठवाड़ा में गए, एक दौरा एक भी किसान के खेतों में गए हैं क्या? बेरोजगारी के लिए कितनी मीटिंग्स, कितने डिसीजन ये सरकार ने और मुख्यमंत्री ने लिए, उन्होंने बताना चाहिए। और एक वीडियो, मैं ज्यादा वीडियो नहीं मांग रही, विदर्भ में कौन से गांव में, कौन से क्षेत्र में घूमे, कौन से सब्जेक्ट के लिए घूमे, वो एक वीडियो उन्होंने जाहिर करना चाहिए। किसानों के बारे में तो कोई तकलीफ की एक शब्द बात नहीं की गई। किसानों की परिस्थिति आज क्या है? बेरोजगारी पर एक शब्द बोले नहीं कि इतने रोजगार देने के लिए, हम हाथों को रोजगार देने के लिए ये सरकार बनी है। 2019 के बाद 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी है मेरे महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका डाटा उनके डिपार्टमेंट ने और मुख्यमंत्री ने देना चाहिए। कितने युवकों को, कितने बेरोजगार हाथों को उन्होंने रोजगार दिया, ये बताना चाहिए उन्होंने। वो बोलते हैं हाथों को रोजगार दिया, कौन से हाथों को रोजगार दिया? 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी देवेंद्र फडणवीस की सरकार के बाद महाराष्ट्र में 3 टाइम ज्यादा बेरोजगारी महाराष्ट्र में बढ़ी है। और कल संभाजी महाराज की दिन था, अभिवादन जयंती थी, अभिवादन करना क्या दिन था। और औरंगजेब के कब्र पे जाकर जिन्होंने फूल चढ़ाए, पूरी महाराष्ट्र की एक, उन्होंने इलेक्शन के पहले कहा था कि औरंगाबाद का नाम हम संभाजी नगर रखेंगे। और उस मंच पे बोलते हैं कि संभाजी नगर रखने की क्या जरूरत है? तुम्हारे ही एजेंडे में था और तुम ही आज बोलते हैं उसकी क्या जरूरत थी? फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि 370 हटाने के लिए जब आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने अपना विचार रखे थे मोदी जी के सामने कि 370 हटनी चाहिए और कश्मीर के जितने भी लोग हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, वो सपना पूरा मोदी जी ने किया। और आप छोटा सा काम, मुख्यमंत्री हैं, नगर बदल सकते नहीं। इतने लाचार मुख्यमंत्री हो गए हैं कि अपनी विचारधारा से बहुत अलग दिशा में काम कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि औरंगाबाद को अगर संभाजी नगर कर दिए तो बाकी पक्ष हमसे बाजू में हटकर वो दूसरी राह पकड़ लेंगे। यही डर रह गया सिर्फ तुम्हारे मन में। कल एक एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, संकट मोचन जी का गदा हाथ में दिया, देने की कोशिश की तो हाथ लगा के अनटचेबल जो होता है उस तरीके से उन्होंने हाथ लगाया और टर्न करके चले गए। वो वीडियो क्लिपिंग निकाल के आप देखिए। जो शास्त्र लेकर पूरे देश में संकट मोचन जी ने जो हमारे लिए लड़ाई की, वो शस्त्र को हाथ ना लगाते हुए, उसे अवॉइड करते हुए टर्न करके, हाथ कभी भी जब गदा हाथ में देते हैं तो हाथ में लेकर उसका सम्मान किया जाता है और उसके बाद दूसरे के हाथ में सौंपा जाता है। ये हमारी कल्चर है, उसका अपमान ये मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पता नहीं कहां चले गए, शायद न्यूज पे रहते नहीं है, शायद एक्टिव रहते नहीं है। मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं, जैसे तुम सुपुत्र है महाराष्ट्र के, तो मैं भी बेटी हूं। महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति भागने वाले में से नहीं है, लड़ने वाले में से है। और आप बात करते हैं कि हनुमान चालीसा अगर पढ़ना है तो कश्मीर में जाके हनुमान चालीसा पढ़िए। इससे आपने ये दिखाया है पूरे देश को कि हनुमान चालीसा का विरोध ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कश्मीर में अगर मैं जाके हनुमान चालीसा पढ़ सकती हूँ तो मैं महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ? इसका उत्तर उद्धव ठाकरे ने देना चाहिए।
अरे मैंने हनुमान चालीसा नवनीत राणा के विकास के लिए या रवि राणा के विकास के लिए नहीं किया है। संकट मोचन को याद तभी किया जाता है जब संकट हमारे राज्य में और लोक प्रतिनिधि के ये मायने से हमने तभी याद किया कि किसानों की परिस्थिति सुधरे, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, घर जिनके पास नहीं उनको घर की व्यवस्था होनी चाहिए। लोड शेडिंग का सबसे बड़ा संकट ये पूरे महाराष्ट्र में पहली बार महाराष्ट्र में इस बार हमने देखा है। इस सब पे उत्तर देना चाहिए, उसके लिए मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करने कहा था। अरे गुंडे शाही, आप तो बोलते हैं कि मैं शब्द बोलना नहीं चाहूंगी, रवि जी आप वो शब्द बोल दीजिए। उन्होंने जो कहा कि हमारे में भी दम है, मैं उस शब्द को अंडरलाइन करके बात बताती हूँ। आप पुरुष हैं, आप में हमसे महिलाओं से ज्यादा ताकत है, उसमें कोई भी शंका नहीं है, पर आपकी ताकत का दुरुपयोग उद्धव ठाकरे ने किया है, सत्ता का दुरुपयोग उद्धव ठाकरे ने किया है। हमारा देश जहां पुरुष महिला के पीछे खड़े रहकर साथ लेकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करती है और उद्धव ठाकरे उनको जेल में डालने का काम महाराष्ट्र में करती है। हनुमान चालीसा के लिए राजद्रोह लगाती है, हेट्रेट के ऑफेंस दाखिल करती है। इस सब पे उत्तर नहीं दिया। और औरंगजेब के कब्र पे जो फूल डालते हैं उस पे एक भी भाषा, एक भी लाइन, एक भी टिप्पणी कल उद्धव ठाकरे जी ने उस पे की नहीं। क्यों नहीं की? उद्धव ठाकरे जो खुद को हिंदुत्ववादी बताते हैं वो आज औरंगजेब की राह पे चलने लगे हैं क्या? औरंगजेब सेना हो गई है क्या शिवसेना? ये प्रश्न है मेरा उद्धव ठाकरे जी को। और अगर बाला साहेब ठाकरे अगर जीवंत रहते थे, हमारे माननीय बाला साहेब स्वर्गवास जो, तो वो रहते थे और अगर कोई औरंगजेब के कब्र पे जाकर फूल चढ़ाता था तो उसी कब्र में उसे गाड़ दिया जाता था महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र का इतिहास गवाह है। और संभाजी राजा को जो मारता है, हमारे महाराजों को जो अपमान करता है, उनके टुकड़े टुकड़े करता है, ऐसे व्यक्ति के कब्र पे जाकर ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि उनकी कब्र पे जाके किसी की इतनी ताकत, वो दूसरे राज्य से आके हमारे राज्य के महाराज जो भगवान के तरीके हम पूछते हैं, उनके कब्र पे जाके, उनके दुश्मन के कब्र पे जाकर उनको हार फूल चढ़ाया जाता है। अफसोस है मुझे ये महाराष्ट्र में कि ऐसे लाचार मुख्यमंत्री हैं जो अपनी विचारधारा के साथ अपने भगवानों को भी भूल गए हैं। और आज मुझे लगता है 10 जनपद की जो मातोश्री है, बाला साहब के विचार कहीं दूर रह गए और 10 जनपद मातोश्री के नाम से और उनकी विचारधारा को लेकर उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें बोली, वो सभा में ना किसी को उत्साह था, ना ही लोगों को, और वो बोलते हैं मुंबई बीएमसी के लिए है ये सभा, और पूरे महाराष्ट्र से लोगों को बुलाया है। पूरे महाराष्ट्र के लोग वो सभा में उपस्थित थे। और मैंने तो खुला आह्वान किया था कि या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्यों नहीं जवाब दिया उन्होंने? महिला पे अत्याचार करना बहुत इजी है, तो महिला के सामने लड़ना क्यों इतना डर है? मैंने तो खुला आह्वान किया है। बाला साहब ने कभी लड़ाई लड़े नहीं, कभी कुर्सी पे बैठे नहीं, हमेशा शिवसेना को बड़ा किया है, हमेशा शिवसेना के कार्यकर्ताओं को बड़ा किया है। और कल एक खासदार जब गदा लेके हाथ में जाते हैं तो उसे छूते भी नहीं और अनटचेबल करके टर्न करके चले जाते हैं। और क्या जरूरत है बोले हनुमान चालीसा पढ़ने की? क्यों मंदिरों में जाना पड़ता है? हिस्ट्री उठा के देख लीजिए जी, हनुमान चालीसा वही पढ़ता है जो संकट से मुक्त करने की ताकत रखता है। आस्था है, हम सब हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। और आप कहते हैं क्यों पढ़ना चाहिए? यह है उद्धव ठाकरे की नई विचारधारा जो कल उन्होंने खुद बोल के दिखाई। संभाजी नगर को, औरंगाबाद को संभाजी नगर क्यों बनाना है, ये विचारधारा पे उद्धव ठाकरे जी चल रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं और मुझे ऐसा लगता है, कल उन्होंने एक बात कही, बड़ी बढ़िया बात कही उन्होंने कि मुन्ना भाई की पिक्चर, मुन्ना भाई जो फिल्म आई थी, मुन्ना भाई MBBS, संजय दत्त जी वो पिक्चर में है, बहुत याद है।
बहुत ज्यादा समय नहीं, पर 8-10-12 साल तो मुझे लगता है वो फिल्म को हो गए हैं। किसी पे बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनको सपने में बाला साहब दिखते हैं। अरे जो सपने देखता है उसे पूरे करने की ताकत भी रखती है। और एक चीज याद रखना, मुन्ना भाई MBBS सुपर हिट पिक्चर थी। अगर ये सुपर हिट हो गए, तुम ऑलरेडी फ्लॉप हो, इससे डबल फ्लॉप हो जाओगे। ये याद रखना, जो सपने देखता है वो करने की भी ताकत रखता है। अगर उन्हें सपनों में बाला साहब ठाकरे दिखते हैं और मुन्ना भाई जिस तरीके से सुपर हिट पिक्चर हुई थी वो सुपर हिट हो जाएंगे, तुम फ्लॉप से डिजास्टर हो जाओगे। ये चीज पे भी ध्यान रखना। बाला साहब के विचारों पे नहीं चल रहे। बाला साहब के विचार, उनकी शाल से भी तुम्हें दिक्कत है और तुम अपनी विचारधारा को भूल गए हैं, तुम अपनी विचारधारा से भटक गए हैं। तो पूरे महाराष्ट्र की जनता को दिक्कत है आपसे। और आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता आपको, आपके विचारधारा छोड़कर मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए जो आपने पद लिया, उसका उत्तर आपको देगी। जब उन्होंने कहा सभा में मर्दंगी की बात की और कायदा सुव्यवस्था की बात की, जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का मर्दंगी की बात करता और ना मर्दंगी जैसे काम करता, जो एक महिला को राजद्रोह का गुना दाखिल करके जेल में डालता, लॉकअप में डालता और बोलता है हनुमान चालीसा यहाँ महाराष्ट्र में पढ़ने की जरूरत क्या है। और मुझे लगता है कि आज मुख्यमंत्री जिस तरीके से बात कर रहे थे कल, ऐसा लग रहा था किसी ने उनको डिक्टेशन दिया है कि इसके बाहर अगर तुमने बोला तो कल तुम मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस प्रकार का लाचारी का भाषण कल रैली में उन्होंने संबोधित किया। और मुझे इसमें एक बहुत ये है कि इतनी लाचार सभा कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए बात किया नहीं, महाराष्ट्र के विकास के लिए बात किया नहीं। आज मुझे याद है, मैं वहाँ से विधायक हूँ, कि जो महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री हफ्ते में 2 दिन MP और MLA को मिलते हैं, पर 2.5 साल से MP MLA को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मिलते नहीं, मंत्रालय में 2.5 साल जाते नहीं। और शिव भोजन थाली का नाम लेके जो भ्रष्टाचार शिव भोजन थाली में महाराष्ट्र में हुआ है, वो इतना बड़ा स्कैम है कि आने वाले समय में, मुझे याद है बाला साहब ने वड़ा पाव निकाला था, शिव वड़ा पाव। वो शिव वड़ा पाव हर गरीब एक वड़ा पाव खाके अपनी मजदूरी करता था, काम करता था। पर आज महाराष्ट्र के अंदर शिव भोजन थाली जो है, ये एक कॉन्ट्रैक्टर का भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है, जो सिर्फ बिल निकालते, फोटो निकालते और फोटो निकाल के बिल निकालते और शिव भोजन थाली का बोर्ड लगाया जाता है, पर अंदर किधर भी शिव भोजन थाली रहती नहीं। ऐसी शिव भोजन थाली भी एक भ्रष्टाचार का माध्यम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बनाया। और वहाँ पे आज मुझे मालूम है, जिस तरह से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो महाराष्ट्र में काम किया, आज भी लोग महाराष्ट्र की याद करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जैसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में चाहिए। और आज उद्धव ठाकरे बोलते हैं उनके विरोध में, जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा भी कुछ तुम्हारे में होगा तो उनके नखून की भी बराबरी काम के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस के नखून की बराबरी तो भी करके बताओ। क्योंकि आज जिस तरह से आपने सिर्फ आरोप किया है 2.5 साल में, पर कभी काम नहीं किया, ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में की है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बोलते, अरे आप ही लोगों ने बोला था स्टेज पे बार बार, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी हमेशा साथ रहेंगे, मोदी जी के साथ हम रहेंगे। और आज मोदी जी का विरोध करते। अरे पूरे देश को मालूम है कि विधानसभा तुम कैसे लड़े, लोकसभा कैसे लड़े, किस तरह से तुम्हारी सीटें चुन के आई। लोकसभा में तुम्हारे 17-18 खासदार जाते, कभी सपने में भी तुमने सोचा नहीं था। सिर्फ मोदी जी का फोटो लगा के तुमने वहाँ वोट मांगे और उसी मोदी जी के साथ गद्दारी करके भाजपा के पीठ पे खंजीर खुपस के तुम मुख्यमंत्री बने। अरे जो आज बाला साहब ने कभी जीवन में सोचा नहीं कि कांग्रेस के साथ बैठ के सरकार बनाएंगे। बाला साहब ने आखिरी तक यही बोला, जिस दिन कांग्रेस के दरवाजे में मैं जाऊंगा उस दिन शिवसेना पार्टी बंद कर दूंगा। वो बाला साहब के विचार तुमने गड्ढे में डाले और आज खुद के स्वार्थ के लिए और खुद के पद के लिए आप मुख्यमंत्री पद का वहां पे भोग रहे। और ये मुझे मालूम है कि कश्मीरी पंडितों का जो बलिदान है उनका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए बाला साहब ने हमेशा बोला है कश्मीर को न्याय मिलना चाहिए। उस कश्मीर को न्याय देने का काम मोदी जी ने किया।
आज देश में जो जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि सिक्योरिटी महाराष्ट्र में कुछ लोगों को दिया है। अरे तुमने महाराष्ट्र में पावर का दुरुपयोग किया है। जब नवनीत राणा पे आपने राजद्रोह का गुना दाखिल किया, बिना बाहर निकले उनको डिटेन किया, शिव सैनिकों को रास्ते पे उतारा, हमारे शिव सैनिक के गुंडों को रास्ते पे उतारा, हमारे घर पे पथराव किया, पर उनपे एनसी मैटर नहीं होता। और जहां पे हम घर से बाहर नहीं निकले उस महिला के साथ राजद्रोह दाखिल होता है। आप ही कायदा तोड़ते हैं, आप ही रास्ते पे उतरते हैं और आप ही कायदा सुव्यवस्था की बात करते हैं। ये महाराष्ट्र देश देख रहा है कि ये दोगली नीति जो है उद्धव ठाकरे की, और दोगली नीति के माध्यम से ही उन्होंने यहाँ पे हिंदुओं के गला घोटने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। और मुझे लगता है कि आज सिक्योरिटी की बात अगर करते तो संजय राउत को सिक्योरिटी है, अनिल परब को सिक्योरिटी है, आदित्य ठाकरे को सिक्योरिटी है, खुद उद्धव ठाकरे को सिक्योरिटी है। जो वहाँ के छोटे छोटे कार्यकर्ता है शिवसेना के, उनको उन्होंने सिक्योरिटी देके रखा है। उसके बजाय महाराष्ट्र के जनता की सिक्योरिटी उन्होंने करना चाहिए। वो ना करते हुए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी, सबसे ज्यादा तोड़ी वसूली, जो वाजे जैसा एक ऑफिसर मुख्यमंत्री के आदेश से पुलिस में भर्ती होता है और मातोश्री के लिए वसूली करता है और उसके माध्यम से कई मंत्री जेल में जाते हैं, ये महाराष्ट्र कभी नहीं था। वो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र बनाया। रश्मि ठाकरे के बोलने पता होना चाहिए। कालची जी, हाँ नहीं हिंदी में बोल दो पहले। क्या पहले अभी तो मुझे लगता है कि जो दो दर्द उन्होंने मुझे हनुमान चालीसा लॉकअप से हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लॉकअप से लेके जेल तक जो पीड़ा दी है, आज भी मैं उस दर्द में ही हूँ। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, जिस दिन रश्मि ठाकरे को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जिस दिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, पावर चले जाएगा, उस दिन अगर रश्मि ठाकरे को जेल के पीछे डाला, तब उनको पूछूंगी मैं कि अब कैसा लगता है, दर्द कैसा रहता है, लॉकअप क्या रहता है, लॉकअप क्या रहता है, जेल क्या रहती है, और जेल में हर एक मिनट जो जिसने कुछ क्राइम नहीं किया है अगर उसको डालते हैं तो उसकी पीड़ा क्या रहती है, झूठा ऑफेंस दाखिल करके। तो तब मैं पूछूंगी, पर वो वक्त भी जरूर आएगा जिस दिन आप पावर से साइड में हटोगे, तुम्हारे घर की महिला जाएंगी और तुम्हारी घर की महिला वहां जाएगी, तब मैं आपको पूछूंगी लॉकअप कैसा लगता है, जेल कैसी लगती है, और बिना क्राइम के जेल में जाना कैसा लगता है। मी कालजी सभा महाराष्ट्रामध्ये उद्धव ठाकरेजींनी जी सभा घेतली त्याच्यामध्ये एकही शब्द माझे शेतकऱ्यांबद्दल नव्हता, एकही शब्द शेतमजदूरांबद्दल नव्हता, एकही शब्द बेरोजगारांबद्दल नव्हता, एकही शब्द लोड शेडिंगचा नव्हता, एकही शब्द माझे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा नव्हता। ते सगळं ना बोलताना फक्त टार्गेट करण्याचं काम उद्धव ठाकरेंनी कालच्या सभामध्ये केलं। मुख्यमंत्री जेव्हा एखादा सभा घेते, पूर्ण महाराष्ट्राची जनता अपेक्षाने पाहते की आज मुख्यमंत्री या सभेमध्ये जनतेसाठी, जनतेच्या हितामध्ये काहीतरी आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये देणार आहे, या विश्वासाने, या अपेक्षाने मुख्यमंत्रीकडनं पाहिल्या जाते। पण काल फक्त विरोध दाखवण्यासाठी आणि ज्या वेळीस एक खासदारांनी त्यांना गदा हातात दिलं, अनटचेबल जसा गदा असते त्या पद्धतीने त्यांच्यासोबत त्यांनी बिहेव केला आणि हात लावून, जसा हात लावून करंट लागते काय, हात लावून काय पाप होते काय, या पद्धतीचा बिहेव करून तिथून टर्न करून दुसऱ्या बाजूनी चालले गेले। गदाचाही अपमान केला काल, हनुमान चालीसाचा अपमान केला। हनुमान चालीसा वाचणं काही जरुरी नाहीये म्हणे, वाचायचं आहे तर काश्मीर मध्ये जाऊन वाचा। अरे किती लाचार मुख्यमंत्रीची लाचार सभा काल झाली आणि त्याच्यामध्ये म्हणतात ते काश्मीर मध्ये जाऊन हनुमान चालीसा वाचा। अरे हनुमान चालीसा काश्मीर मध्ये जर वाचले जाते तर महाराष्ट्रामध्ये का वाचू शकत नाही? तुम्ही म्हणता लॉ अँड ऑर्डरची गोष्टी करता, काल जे त्यांनी शब्द म्हटले, एक महिला म्हणून त्या शब्दाची रिपीट मी करू शकत नाही खुलेआम। अरे पावर जरी तुमच्याकडे असली तर पावरची असा दुरुपयोग करणं
मला नाही वाटत हे योग्य आहे. संतोषनी सांगितलं मी पुढून लढणार आहे. आणि जे आव्हान मी केलं की बाई तुम्ही जर पदावर आले, कारण की आदरणीय स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेजींनी कधी पदाचा लालच केला नाही. त्यांनी कधी इलेक्शन बद्दल विचार केला नाही. शिवसैनिकांना मोठा केला, शिवसैनिकांना मोठा कशा करू शकतो त्याच्याबद्दलच नेहमी त्यांनी भाष्य केला. जर तुम्ही पदाचा लालच तुमच्या मनात आहे, तुम्ही स्वतः, मी, माझा मुलगा, माझा परिवार, माझा कुटुंब, मामे भाऊ, मामे बहीण, मामा, याच गोष्टींमध्ये तुम्ही ज्या पद्धतीने राहत आहे, मला असं वाटते की मुख्यमंत्रीचे काम फक्त एवढंच नाहीये. हनुमान चालीसा बद्दल म्हटलं, जे लोक आमचे मातोश्रीचे पर्यंत येणार होते ते काय माहित कुठे पडून चालले गेले म्हणते. अरे जर तुम्ही महाराष्ट्राचे, मुंबईचे सुपुत्र आहे, तर मी स्वतः मुंबईमध्येच राहणारी आहे आणि आम्ही स्वतः महाराष्ट्राचे मुलं आणि मुलगी आहे. माझाही जन्म तिथे झालेला आहे आणि आम्ही पडून जाणारे लोकांनी लढणारे लोक आहे, लक्षात ठेवा. काय एवढा विरोध हनुमान चालीसाचं, हा माझा प्रश्न होता. त्यांना मी प्रश्न केला होता की तुम्ही इलेक्शन लढता का, याचं उत्तर मला द्या. जर पद हवा आहे तर त्याच्या लढण्यासाठी मानसिकता आपण केली पाहिजे, ते सुद्धा तुम्ही केली नाही. त्याचं उत्तर तुम्ही दिलं नाही. बरेचशे गोष्टी तुम्ही काल भाषणात म्हटले. औरंगजेब जेव्हा हे नामकरणची विषय होता तेव्हा तुमचाच अजेंडा होता. तुम्हीच म्हटलं की औरंगाबादचं नाव आपण संभाजीनगर करणार आहे आणि काल म्हणताय काय गरज आहे म्हणे संभाजीनगर करण्यासाठी. हीच विचारधारा तुमची राहिलेली आहे. हेच विचारधारा लोकांसमोर आली पाहिजे होती आणि काल तुम्ही स्वतः तुमच्या तोंडाने म्हटलं की औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर का. अरे जर बाळासाहेब ठाकरे जिवंत असते तर त्या औरंगजेबच्या कबरेवर येऊन महाराष्ट्रामध्ये एक बाहेर राज्याच्या व्यक्ती येऊन कबरेला हार अर्पण करते, फूल अर्पण करते, तिथे उभे राहून त्यांना हे करतात. जर बाळासाहेब ठाकरे जरी असते तर त्याच ठिकाणी त्या व्यक्तीला त्याच कबरमध्ये गाडून देण्याची ताकद या बाळासाहेब ठाकरेमध्ये होती. त्याच्यावर तुम्ही भाष्य करत नाही आणि तुम्ही म्हणता संभाजीनगर कशाला. अरे आमच्या महाराष्ट्रामध्ये जे लोक आमचे देवाला मानत नाही, जे संभाजी महाराजांना मानत नाही, त्या लोकांची परिस्थिती येणाऱ्या काळामध्ये संभाजी महाराजांना मानणारे लोक, हनुमान चालीसाला वाचणारे लोक, संकटमोचनला प्रार्थना करणारे लोक येणारी वेळमध्ये तुम्हाला ती जागा दाखवून देणार आहे. कॉर्पोरेशन म्हणता बीएमसी आहे, बीएमसी ची गर्दी आहे. याच्या पहिले कधी एवढी मोठी सभा नाही झाली. पूर्ण महाराष्ट्रामधून बोलवता आणि म्हणतात बीएमसीचे इलेक्शनसाठी आहे. खूप सारे मुद्दे आहेत. त्यांनी म्हटले, कोणावर टीका केली आणि म्हटले की यांना स्वप्नात बाळासाहेब ठाकरे दिसते म्हणते. त्यांना एक कार्यकर्त्यांनी आठवण करून दिली. ते कार्यकर्त्यांनी करून दिली की दिवसभर तुम्हाला तेच कामं असतात की कोणत्या विरोधकांना कसं उत्तर द्यायचं, फक्त त्याच्यावर अभ्यास करता. विकास ते कामं राहिलेच नाही उद्धव ठाकरेकडे. आणि मुन्नाबाई MBBS मध्ये काय घडलं, कसं स्वप्नात महात्मा गांधीजी येत होते आणि यांना स्वप्नात बाळासाहेब ठाकरे येत आहे. अरे स्वप्ने खरे होत असतात, हे लक्षात ठेवा. आणि जे खरं झालं तर ते सुपरहिट होईल आणि तुम्ही डिझास्टर होणार आहे, तुम्ही फ्लॉप होणार आहे, हे लक्षात ठेवा. तुम्ही फ्लॉप आहेच. आणि जर ते MBBS जशी सुपरहिट झाली होती तसंच जर यांचं स्वप्न सुपरहिट झालं तर तुम्ही फ्लॉप मधून डिझास्टर मध्ये येणार आहे. हे गोष्टी लक्षात ठेवली पाहिजे तुम्ही. आम्हाला म्हणता आम्ही पडून गेलो. अरे नवरा बायको आणि एवढे ताकदीने अपक्ष एवढे वेव्ह मध्ये निवडून आलेलो आहे. लोकांची सेवा दिवस रात्र केलाय, रक्ताचा पाणी आम्ही केलाय आणि म्हणून एक निर्दलीय सांसद, खासदार म्हणून मी महाराष्ट्रामध्ये आणि आमदार म्हणून तिसऱ्यांदा निवडून येतो आहे. शिवभोजन थाली आज महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस असताना त्याच्यापेक्षा तिप्पट ज्या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीसांनी रोजगार द्यायचं काम केलं महाराष्ट्रामध्ये, त्याच्यापेक्षा 3 पट बेरोजगारी आज उद्धव ठाकरेंच्या सरकारमध्ये वाढलेलं. आणि आज तुम्ही शिवथालीच्या नावावर जे कॉन्ट्रॅक्टर लोकांचे घरं भरताय. बाळासाहेबांनी शिव वडापाव सुरू केला होता तेव्हा गरीबातला गरीब व्यक्ती वडापाव खात होता, मजदुरी करत होता. पण शिव भोजन थालीची फक्त बोर्ड लागलेला आहे, थाली पण गायब आहे, थालीतले पदार्थही गायब आहे आणि कॉन्ट्रॅक्टरचे फक्त बिलं काढा चालू आहे. एवढा मोठा स्कॅम, इतका मोठा घोटाळा हा शिवथाली